वक्त अपनी धीमी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा, ये देखे बगैर के पीछे क्या कुछ रह गया। इन गुजरते सालों में गांव वालों के लिए हर दिल अजीज हो गया था अब्दुल्ला। हालांकि गांव वालों को अब भी उसका मजजूब किसी हालत में गांव आना याद था, मगर उस याद में भी ताजीम थी। अब मौलवी अब्दुल खालिक तहज्जुद के लिए खुद नहीं उठते, बल्कि अब्दुल्ला उनको जगाता था। फिर उनके साथ ही तहज्जुद की नमाज अदा करता। उसके बाद मौलवी साहब जाए नमाज पर बैठे जिक्र अल्लाह करते रहते, और जब फजर की अजान देने मस्जिद पहुंचते, अब्दुल्ला झाड़ू लगाकर दरिया बिछा चुका होता। नमाज के बाद अब्दुल्ला का मामूल था, वो खुशुलहानी से तिलावत करता। मौलवी साहब पास बैठे जज्ब के आलम में सुनते जाते। उसकी आवाज़ में बहुत सोज था, जिसके कानों में भी उसकी आवाज़ जाती वो रुक जाता। फिर जब वो तिलावत ख़त्म ना कर लेता, अपनी जगह से हिल नहीं पाता था। फिर वो दोनों अपनी दुनियावी जिम्मेदारियों की तरफ लौट जाते, मगर उनमें उलझ कर नमाज से गाफिल न होते। असर की नमाज के बाद अब्दुल्ला हैदर लोहार की दुकान पर जाने के बजाय घर आ जाता, क्योंकि गांव के बच्चों को दुनियावी तालीम देना अब मुकम्मल तौर पर उसकी जिम्मेदारी थी। इन्हीं बच्चों के दरमियान वो बच्चा भी बैठा फैज़ पाया, जिस अब अब्दुल्ला अपना बेटा कहता था। वो अपने बेटे की तरबियत के लिए बहुत फिक्रमंद रहा करता। बहुत प्यार और तवज्जो के साथ एक बेहतरीन इंसान के हाथों उसकी परवरिश हो रही थी। इशा की नमाज के बाद अब्दुल्ला गांव वालों की रोज़ाना बैठक में भी शामिल होता, मगर वो इतना कम सुखन हो गया था कि उसकी आवाज़ उस बैठक में कम कम ही सुनाई देती। पांचों वक्त की नमाज में उसका बेटा बहुत शौक से उसके साथ जमात में शामिल होता, मगर ये भी उसे बोर कर देती थी, और वो अक्सर बैठक के दौरान अब्दुल्ला की गोद में लेटकर सो जाता। जिंदगी एक अलग ढाब पर चल पड़ी थी। खुशी का एहसास तो हमेशा के लिए मिट चुका था, मगर जिंदगी में अब सुकून था। अब अब्दुल्ला को निढाल नहीं करता था। अब भी वो वर्तू तो अब भी साथ साथ था, पर उस दर्द के साथ जीना आ गया था। मगर कभी कभी ये दर्द जब्त को तोड़ने लगता जब वो उनके सामने आ जाती, मगर उसके बाद वो फिर से पुरसकून हो जाता। वक्त के सीधे रास्ते पर जिंदगी की हमवार रफ्तार को देखकर अब्दुल्ला को यकीन होने लगा था कि अब कोई मोड़ नहीं आएगा। लेकिन जब हमें लगता है कि जिंदगी में कोई मोड़ नहीं आएगा, तो अगले कदम पर ही एक मोड़ हमारा इंतजार कर रहा होता है। अब्दुल्ला मामूल के मुताबिक दुकान पर आया तो वहां आज काफ़ी हलचल थी। दो लड़के मिलकर लोहे के बड़े से गेट को सुजुकी के पिछले हिस्से में लाद रहे थे। दुकान के अंदर हैदर लोहार उसका मुंतजिर था, जिसके बाजों की ताकत उम्र बढ़ने के साथ घट गई थी। आज अब उत्तर तेरा ही इंतजार है, वो अब्दुल्ला को देखकर बोले। चौधरी नवाज ने गेट उठाने के लिए बंदे भेजे हैं, तो उनके साथ जाओ और गेट अपने हाथों से लगा कर आना। मुनव्वर के हाथ में हथौड़ी ना देना, वो दीवार ही तोड़ देगा। अब्दुल्ला मुस्कुराकर सर हिलाता बाहर आ गया। गेट लादा जा चुका था। वो सुजुकी के पिछले हिस्से पे चढ़कर बैठ गया। सुजुकी चल पड़ी तो मुनव्वर खुशामदी लहजे में बोला, मास्टर जी आज तो अब्बा साथ नहीं, गेट मैं लगा लूं? नहीं। अब्दुल्ला की बात पर वो खुफकी से बोला, ये क्या मास्टर जी, काम करूंगा नहीं तो सीखूंगा कैसे? अब्दुल्ला ने मुस्कुरा कर उसका चेहरा देखा, जो नौउम्र लड़के से जवान मर्द बन चुका था, मगर उसका लाउबालीपन अब भी वही था। तुम्हारे अब्बा ने कहा है कि मुनव्वर अली के हाथ में हथौड़ी ना दी जाए, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मुनव्वर अली हसरत भरा सांस खींच कर दूसरी तरफ देखने लगा। गेट चौधरी नवाज की हवेली के साथ खाली प्लॉट की चार दीवारी में लगाना था, जिस पर काफी अरसे से तनाज़े चल रहा था। सुजुकी प्लॉट की हदूद के बाहर जा रुकी तो चौधरी नवाज की जीप के साथ गनमैन भी बाहर मौजूद थे। इसका मतलब चौधरी नवाज प्लॉट में मौजूद था। अब्दुल्ला के साथ मुनव्वर ने गेट सुजुकी से उतरवाया, फिर दोनों उसे उठाए उस जगह पर ले आए जहां गेट लगना था, और कुछ देर के बाद अपना काम शुरू कर दिया। मेरा बेटा शुरू से ही शहर के हॉस्टल में रहा है। मेरे कहने पर वो गांव आने को राजी तो हो गया, मगर हवेली में रहने के लिए तैयार नहीं। कहता है उसे यहाँ का माहौल पसंद नहीं। अपने लिए शहरी तर्ज का बंगला बनवाना चाहता है। ये ज़मीन उसी के लिए खरीदी थी, पर वो हरामखोर नंबरदार नकद रकम वो भी यकमुश्त लेकर मुकर गया कि पैसा तो देखा तक नहीं। छोड़िए चौधरी साहब, अब तो अदालत ने आपके हक में फैसला सुना दिया और ये ज़मीन भी कानूनी तौर पर आपकी हुई, मगर अगली बार लेन देन करते वक्त कागजी कार्रवाई का ख्याल रखिएगा कि आपके कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है। सही कह रहे हैं वकील साहब, पक्के कागज़ के बगैर लेन देन करना ही नहीं चाहिए, हलक में फंस जाता है। खैर, अभी तो मैंने प्लॉट के गिर्द दीवार उठाकर प्लॉट बंद कर दिया है। शहरयार पढ़ाई पूरी करके आएगा तो अपनी मर्जी का बंगला बनवा लेगा। अब्दुल्ला हथौड़ी की मदद से गेट दीवार भी फिट कर रहा था, और वो लोग बातें करते उसके पास से गुजरते, मगर एक शख्स सर झुकाए आहनी फ्रेम को दीवार भी ठोंकते। अब्दुल्ला के चेहरे की जरा सी झलक पाकर ही साकित हो गया।
वो हैरत से आंखें फैलाए अब्दुल्ला को घूर रहा था। उसके चेहरे पर बेयकीनी की कैफियत थी। फिर उसने सरसराती आवाज में एक नाम पुकारा, वजदान। अब्दुल्ला का हथौड़ी वाला हाथ उठा का उठा रह गया। उसे ये नाम जाना पहचाना सा लगा था। सोचते हुए उसने हाथ नीचे किया और सर उठाकर पुकारने वाले की तरफ देखा। अब्दुल्ला का चेहरा अब उसके सामने था। बेयकीनी यकीन में तो आंखों में नमी आ गई। बड़े जज्बाती अंदाज में उसने बढ़कर अब्दुल्ला का बाजू थामते हुए अपने मुकाबिल खड़ा किया और उससे लिपट गया। अब्दुल्ला बुत की तरह उसके हल्के में खड़ा था। ना उसने उस शख्स को खुद से अलग करने की कोशिश की, ना उसके गिर्द अपने बाजू फैलाए। कहाँ कहाँ तुम्हें नहीं ढूंढा और तुम यहाँ छुपे बैठे हो, वो अब्दुल्ला के गले लगा कह रहा था। फिर अलग होकर उसका चेहरा देखने लगा। पता है कितना परेशान किया तुमने और तुम यहाँ आराम से बैठे हो। अब्दुल्ला टिकटिकी बांधे उसे देख रहा था, जो उसका चेहरा हाथों में लिए शिकायत कर रहा था। अब उसे भी अब्दुल्ला की बेगानगी का एहसास हुआ। उसके चेहरे पर से हाथ हटाते उसने गहरी नज़रों से अब्दुल्ला की तरफ देखा। पास खड़ा मुनव्वर अली हैरत से बारी बारी उन दो लोगों को देख रहा था जो आंखों में आंखें डाले आमने सामने खड़े एक दूसरे को बहुत गौर से देख रहे थे। फिर वो शख्स एकदम से हैरान नजर आने लगा। वजदान, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं आफाक हूँ, तुम्हारा दोस्त। मुनव्वर अली को दोस्त से दोस्त का अपना तारुफ कराना अजीब लगा था। आफाक? अब्दुल्ला ने इस तरह ये नाम लिया जैसे कोई भूली बात याद आई हो। फिर इस तरह से पूछा, कैसे हो? जैसे कल के बाद आज मिल रहा हो। एक कदम पीछे लेकर उसे सर से पैर तक देखते हुए आफाक की आंखों में उलझन तैरने लगी। फिर वो उलझे हुए लहजे में बोला, इस सवाल का जवाब देने के लिए बहुत कुछ कहना है और बहुत कुछ सुनना है, इसलिए फिलहाल इस सवाल को रहने दो। मैं तुम्हें पापा से मिलाता हूँ। फिर उसने कुछ दूर चौधरी नवाज के साथ खड़े बातें करते मुनीर हसन को आवाज़ दी, पापा। उन्होंने आफाक की तरफ देखा। वो अब्दुल्ला की पुष्ट पर थे, इसलिए वो उसे देख नहीं पाए, मगर उनके पूछने से पहले उसने धीरे से अब्दुल्ला के शानों पर हाथ रखकर उसे उनकी तरफ घुमा दिया। उन्हें वजदान को पहचानने में बस एक पल लगा था और अगले ही पल वो शॉक्ड रह गए। वो तेजी से आगे आए और वजदान को गले लगा लिया, मगर फौरन ही अलग होकर इस तरह उसे देखने लगे जैसे यकीन ना आया हो कि उन्होंने वजदान को गले लगाया है। आप मास्टर अब्दुल्ला को जानते हैं? चौधरी नवाज ने उन्हें जज्बाती अंदाज में अब्दुल्ला के चेहरे को हाथ से छूते देखकर पूछा। उनकी आवाज़ में इस्तफसार के बजाय हैरत थी। मुनीर हसन बोले, नहीं, मगर मैं वजदान मुस्तफ़ा को जानता हूँ और ये है वजदान। उन्होंने वजदान के शाने पर बाजू फैलाते हुए चौधरी नवाज से कहा, जो मुनव्वर अली की तरह अपनी हैरत को छुपा नहीं पाए थे। आपको गलत फहमी हुई है, ये मास्टर अब्दुल्ला है, मौलवी अब्दुल खालिक का हूँ। यूं पुरसोच अंदाज में बात अधूरी छोड़कर चुप हो गए, जैसे सोच रहे हो मौलवी अब्दुल खालिक से अब्दुल्ला का क्या रिश्ता बताएं। आफाक ने कहा, हमें गलत फहमी नहीं हुई चौधरी साहब, मगर लगता है आप तवील मुद्दत से किसी गलत फहमी का शिकार है। जिसे आप मास्टर अब्दुल्ला कह रहे हैं वो मेरा दोस्त वजदान मुस्तफ़ा है। हम दोनों लॉ कॉलेज में साथ पढ़ते थे। काफ़ी साल पहले ये लापता हो गया था। सबने इसे बहुत तलाश किया, मगर ये मिला ही नहीं, यहाँ तक कि इसकी तलाश रोक दी गई। मुनीर हसन मजीद बोले, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ चौधरी साहब, जो आपने ख़ास तौर पर मुझे कराची से बुलवा लिया, वरना हमें कैसे पता चलता कि जिसे 10 साल से ढूंढ रहे हैं वो आपके गांव में है। वो लोग वजदान के बारे में बात कर रहे थे, मगर वजदान ऐसे खड़ा था जैसे इस मामले से ताल्लुक ही ना हो। वो तो किसी की तरफ देख भी नहीं रहा था, लेकिन जब मुनीर हसन ने 10 साल का जिक्र किया तो चौंक गया। 10 साल? उसने आहिस्ता से दोहराया, फिर अफसोस भरे लहजे में कहा, अभी सिर्फ 10 साल गुजरे हैं? मुनीर हसन उसे देखकर बोले, सिर्फ 10 साल नहीं कहो वजदान, 10 साल कहो। वो 10 साल पर जोर देकर बोले। आफाक बातें करने को बेताब हो रहा था। फौरन मुनीर हसन से बोला, पापा बाकी बातें वजदान के घर चलकर करेंगे, चलो वजदान। आखिर में वो वजदान से बोला, मैं पहले गेट लगा लूँ फिर चलते हैं। अपना नाम सुनकर वजदान ने नॉर्मल अंदाज में कहा। उसका नॉर्मल होना ही तो आफाक को चौंका रहा था। फिर भी उसने शुक्र अदा किया कि कम अज़ कम वो अपने नाम को तो कबूल कर रहा है। अब मुनीर हसन भी उसके नब्बे तले अंदाज को नोट कर रहे थे। माजरत चाहता हूँ चौधरी साहब, मगर अब वजदान के पास से उठने को दिल नहीं चाहेगा। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया, आखिर हमें बुलाया तो आप ही ने था। क्यों शर्मिंदा करते हैं वकील साहब, हमने तो आपको अपने काम से बुलाया था। आपका बंदा मिल गया, अच्छी बात है, मगर इसमें हमारा कोई कमाल नहीं। वो इनकसारी से बोले। फिर कहा, ड्राइवर आपको मौलवी साहब के घर छोड़ देगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा जाने से पहले मुलाकात हो जाए। ज़रूर। उनसे कहकर वो वजदान की तरफ मुड़े। चलो वजदान, तुम्हारे घर चलते हैं। इससे पहले कि वो फिर पहले गेट लगाने की बात करता, मुनव्वर अली जल्दी से बोले, आप जाए मास्टर जी, काम हो जाएगा। तुम अकेले कैसे करोगे? अब्दुल्ला बोला, मैं फटाफट जाकर दुकान से किसी को लेकर आता हूँ। आप बेफिक्र होकर मेहमानों के साथ जाएं। उसने
चुटकी बजाकर कहा और फौरन निकल गया। आगे रास्ता तंग था। वजदान ने जीप गली से पहले ही रुकवा ली। चौधरी की जीप से मास्टर अब्दुल्ला को उतरते देखकर गांव के लोग हैरान रह गए। मजीद हैरत तब हुई जब उसके साथ अपनी वज़ाक़ता से शहरी नजर आने वाले मेहमान मौलवी साहब के घर में दाखिल हुए। मुलानी जी सेन में चारपाई पर बैठी दोपहर के खाने के लिए सब्जी काट रही थी। वजदान को घर में आते देखकर हैरत से बोली, बड़ी छेती आ गया अब्दुल्ला, तबीयत तो ठीक है? जी, उसने मुख्तसरन जवाब दिया, मगर तब तक मुलानी जी की नज़र उसके पीछे अंदर दाखिल होते सूटेड बूटेड मर्दों पर पड़ चुकी थी। उन्हें फौरन अंदाज़ा हो गया कि यही दोनों अब्दुल्ला के जल्दी घर आने की वजह है। अब्दुल्ला उनका तारुफ कराए बगैर हैंड पंप पर जाकर मुंह हाथ धोने लगा। मुलानी जी ने उससे पूछने का कसद किया, मगर फौरन ही इरादा बदल भी दिया। उसके हूँ हाँ में बात करने की आदत की वजह से जितनी देर में उसकी जुबान से पूरी बात निकलती आगे वाला सवाल करके तंग आ जाता, इसलिए वो बराह रास्त उन दोनों से बोली, आप लोग कौन हैं? मुनीर हसन ने जवाब देने के बजाय सवाल किया। मौलवी अब्दुल खालिक से मुलाकात हो सकती है? उन्होंने इस बात में सर हिलाया। फिर चारपाई से उठती उनसे बोली, आप लोग बैठे, मैं मौलवी साहब को बुला कर लाती हूँ। फिर चलती हुई दरवाज़ा खोलकर दुकान में चली गई। चारपाई पर बैठकर आफाक ने वजदान को देखा। तौलिए से हाथ खुश करता वो बज़ाहिर पुरसकून लग रहा था, मगर आफाक उसके अंदर के इज़्तिराब को महसूस कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम। मौलवी साहब के सलाम करने की आवाज़ को सुनकर आफाक उनकी तरफ मतवज्जे हुआ। फिर मुनीर हसन के साथ फ़ौरन ही उस बुज़ुर्ग शख्स के एहतराम में खड़ा हो गया। उन दोनों से बारी बारी हाथ मिलाया। मौलवी साहब ने उन्हें बैठने को कहा और ख़ुद भी उनके साथ ही बैठ गए। आप हजरात अपना तारुफ करवा दीजिए। वो दोनों सोच ही रहे थे कि कहाँ से बात शुरू करें कि मौलवी साहब ने उनकी मुश्किल आसान कर दी। आफाक ने मुनीर हसन की तरफ देखा, फिर मौलवी अब्दुल खालिक को देखकर बोला, ये मेरे वालिद हैं, एडवोकेट मुनीर हसन, और मेरा नाम आफाक है। मैं वजदान का पुराना दोस्त हूँ। फिर उनको अचंभे में पड़ता देखकर फौरन बोला, मेरा मतलब है अब्दुल्ला का। वो रुका, फिर गोया हुआ, असल में मौलवी साहब, बात यह है कि जिसे आप अब्दुल्ला कहते हैं वो दरअसल वजदान मुस्तफ़ा है। मौलवी साहब ने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन कोई अब्दुल्ला से शनासाई का दावा करता उनके घर चलाएगा। वो पहले तो हैरान हुए, फिर खुश, उसके बाद उनका दिल बैठने लगा। उन्होंने 10 साल तक अब्दुल्ला को अपना बनाकर अपने साथ रखा था, मगर एक पल में ही वो अब्दुल्ला से वजदान होकर पराया हो गया था। वो पराये को अपना कैसे कह सकते थे? रात गहरी हो चुकी थी। चुग वाली की गलियों में अंधेरा और खामोशी अपना राजपाट संभाले हुए थी। गहरी नींद ने गांव के सब लोगों को दबोच रखा था। हाँ, मगर मौलवी अब्दुल खालिक के घर की चौखट पर रत जगह पहरा दे रहा था। मौलवी साहब, मुलानी जी, मुनीर हसन और आफाक अंदर कमरे में ज़मीन पर दरी बिछाए बैठे थे। दरमियान में लालटेन जल रही थी, जिसकी जर्द रोशनी में उनके साए दीवार पर थरकते हुए महसूस हो रहे थे। चारों खामोश थे, मगर उस खामोशी से पहले महफिल में किस्सा गोई चल रही थी। वजदान की दास्तान सुनाई की, फिर अब्दुल्ला की कहानी बयान हुई। कहानी ख़त्म हुई तो अल्फाज भी ख़त्म हो गए। वजदान की ज़िंदगी के 10 सालों का ज़िया आफाक को थका रहा था। आफाक ने हल्के से गर्दन को मोड़कर दरवाजे से बाहर सहन में फैले खूब अंधेरे को देखा और गोया हुआ। कहते हैं कभी कभी इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जो उसे बदल कर रख देते हैं, मगर वजदान की ज़िंदगी में ऐसा एक नहीं बल्कि कई मोड़ आए हैं, और हर बार की तब्दीलियों ने उसे इतना बदल दिया है कि ढूंढने से भी मुझे उसमें वजदान नहीं मिलता जो कॉलेज में मेरे बराबर वाली सीट पर बैठता था। मेरा वो खोया हुआ दोस्त मुझे बहुत याद आता है। आफाक की आवाज़ बोझल होगी। मौलवी साहब ने उसे देखा, फिर यूँ लगा जैसे कुछ कहना चाहते हो, लेकिन उन्होंने खामोशी से नज़रें फेर ली। मौलवी साहब, आपका ये एहसान तारीफ के लायक है कि आपने इतने बरसों तक वजदान को सहारा दिया, लेकिन फिर भी आपसे एक शिकायत है। कैसी शिकायत मुनीर हसन? वो उनकी तरफ देख कर बोले, आपको वजदान के माँ बाप की हालत का अंदाज़ा तो होगा ही। आपके पास 10 साल का वक्त था, आपने क्यों वजदान से उसके घर के बारे में एक सवाल नहीं किया? उसकी ज़हनी हालत तो इस काबिल ही नहीं थी कि घर लौट जाता, लेकिन आप तो उसके घर वालों से रब्ता कर सकते थे। ये कोताही तो हुई है हमसे, वो सर्द आँख खींच कर बोले, लेकिन उसकी भी वजह थी। वजदान जब यहाँ आया तो उसकी ज़हनी हालत आपके अंदाजे से कई गुना बदतर थी। वो हकीकतन पागल हो चुका था। भला एक पागल शख्स अपने बारे में क्या बताता? अक्सर वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता और न जाने क्या क्या बोलता चला जाता। मैं बहुत गौर से सुनता कि शायद कुछ अखज़ कर सकूं, मगर उसकी बेरब्त बातों में मलीहा के सिवा माजी की कोई याद नहीं मिली। फिर कुछ देर ठहरने के बाद वो फिर से बोले, आज से पहले मुझे मलीहा का नाम नहीं मालूम था, मगर बेखुदी के आलम में वो अक्सर मलीहा का जिक्र करता जाता। धीरे धीरे मैं उसकी बातों से बहुत कुछ समझ गया, कि ये भी कि उसे मलीहा के सिवा कुछ याद नहीं, यहाँ तक कि वो खुद को भी भूल चुका है। इसीलिए दानस्ता मैंने उससे कभी इसके बारे में नहीं पूछा। अपने वजूद का बोझ उठाने के लिए उसकी ताकत कम पड़ गई थी। उसके जहन पर नया बोझ क्या डालता? डर लगता था कि
सांस के तार की तरह उसके सांप आखिरी हद तक तने हुए हैं, कहीं हाथ लगाने से टूट ना जाए। भरे गिलास को ठेस पहुंचाना अक्लमंदी नहीं। फिर अब तो वो खुद में सिमट गया है। पहले मलिहा के लिए बड़े झगड़े करता था, अब तो कई साल हो गए कभी दौरे की हालत ने भी उसका जिक्र नहीं किया। वजदान को दौरे पड़ते हैं? आफाक के कान खड़े हो गए। मौलवी साहब ने तजब्जुब से उसकी तरफ देखा, जैसे सोच रहे हो बताएं या ना बताएं। फिर कुछ सोच कर बताने लगे। वो कहता है उसे मनीहा नजर आती है। आफाक और मुनीर हसन को सांप सूंघ गया। उन्होंने बेख्तियार एक दूसरे की तरफ देखा। इसका मतलब तुम्हारा शक सही है, वो अब तक तबाहाल है। आफाक की जुबान गंग हो गई थी। वो उठा और बाहर निकल गया। अंधेरे में सफेद शलवार कमीज की झलक देखकर आफाक पीपल के दरख्त के पास आ गया। फासला कम हुआ तो चांद की हल्की सी रोशनी में वजदान के चेहरे के नकूश भी देखने लगा, लेकिन आफाक को बस उसका चेहरा ही वजदान के जैसा लगा, बाकी तो वो अजनबी था। उसे देखते हुए आफाक को शिद्दत से 25 साल का वजदान याद आने लगा, जो बेफिक्र सा नौजवान हुआ करता था। वो संजीदा मगर खुश मिजाज था, हमा वक्त खुद में मगन रहने वाला। उसकी तबीयत की सादगी से लोग बिला वजह ही उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते, मगर उसकी ज़ात में भी बहुत गहराई थी। उसके जज्बात अंदर ही कहीं छुपे रहते और सतह पर कोई हलचल ना होती। वो हर वक्त मुतमईन से अंदाज में मुस्कुराता रहता, लेकिन उस वक्त आफाक के सामने 35 साल का ऐसा मर्द खड़ा था जो खुद से ताल्लुक तोड़ चुका था। उसके अंदर इस तराब की लहरें उठा करती थी, लेकिन उसने चेहरे पर सुकून ओढ़ रखा था, ऐसा सुकून जिसमें जामिद चुप थी। उसे देखकर हर बार लगता कि वो गहरी सोच में है, लेकिन आफाक को पता था अब उसके दिमाग को सोचने की आदत नहीं रही। वो 10 साल से जिंदगी को इस तरह से जी रहा था जैसे आखिरी पल बचे हो। आफाक उसके बिल्कुल सामने खड़ा था, मगर उसे अंदाजा नहीं हो पा रहा था कि वजदान को उसकी मौजूदगी का इल्म है भी या नहीं। वो पलके झपकाए बगैर जमीन को देख रहा था। तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद क्या हुआ था? वजदान के वजूद में कोई हरकत नहीं हुई, वो यूं ही खामोश रहा। जिस तरह तुम्हें ढूंढा है, अगर दरिया में से सुई तलाश करते तो शायद वो भी मिल जाती, लेकिन तुम नहीं मिले। एक बार एक मुबहम सी खबर आई थी कि तुम्हें शहर से बाहर जाने वाले रास्ते पर देखा गया है, मगर मैंने वो खबर तुम्हारे घर वालों से छुपा ली, क्योंकि उस खबर में तुम्हारे पागलपन की तस्दीक थी। लेकिन मैंने और साजिद ने तुम्हें सिंध में हर जगह तलाश कर लिया, पुलिस की मदद ली, अखबारों में इश्तिहार छपवाए, यहाँ तक कि मुजम्मिल भाई ने तो अपनी नौकरी तक छोड़ दी। 3 साल वो तुम्हारी तलाश में दर दर भटकते रहे। वो तो अफगानिस्तान के बॉर्डर तक हो आए, फिर जैसे जैसे तुम्हारे मिलने की उम्मीद कम होती गई, उनकी हिम्मत भी जवाब देगी। अंकल तो पहले ही उनके आसरे पर थे, बिल्कुल ही ठह गए। आंटी को हमेशा ये गिल्ट परेशान करता रहा कि तुम उनसे नाराज होकर चले गए। मैं कभी उन्हें मलिहा के इंतकाल के बारे में बताने की हिम्मत नहीं कर सका, डरता था कहीं वो सचमुच ना मर जाए। फिर लंबी खामोशी के बाद पूछने लगा, क्या हम तुम्हें कभी याद नहीं आई? वजदान ने आहिस्ता से सर दाएं बाएं घुमाकर इनकार में जवाब दे दिया। कमाल है। आफाक को गुस्सा आ गया। हमने वहां अपनी जिंदगियां हराम कर ली और तुम यहाँ अब्दुल्ला बने आराम से जी रहे हो। मैं आराम से नहीं हूँ आफाक। आफाक को उसके चेहरे के तासरात का तो अंधेरे की वजह से ठीक अंदाजा नहीं हुआ, मगर ये कहते हुए उसकी आवाज़ का ठहराव आफाक को सुई की तरह चुभा था। बेख्तियार उसे गले लगा कर थपकते हुए आफाक कहने लगा, सब ठीक हो जाएगा वजदान, तुम फिक्र मत करो। आफाक की आंखें पुरनम थी। तहज्जुद का वक्त हो चला था। चारपाई पर खुली आंखों से चत लेटा वजदान उठ बैठा। उसने एक नज़र सोए हुए मुनीर हसन और आफाक पर डाली, फिर उठकर मौलवी साहब की चारपाई के पास आ गया और उन्हें जगाने के लिए उनके बाजू पर हाथ रखकर हिलाया। वो भी जाग रहे थे। उसके साथ रखते ही आंखों पर से बाजू हटाकर उसे देखने लगे। उन्हें जागता देखकर वजदान पलटने लगा तो मौलवी साहब ने हाथ पकड़कर उसे रोका, फिर अपने साथ बिठा लिया। बैठ जा अब्दुल्ला, तुझसे 2 बातें कर लूँ, फिर तो तूने चले जाना है। मैं कहाँ चला जाऊँगा? उसने हैरत से पूछा तो मौलवी साहब झुंझला गए। तेरा ध्यान भी पता नहीं किधर रहता है। खाने पर मुनीर हसन बता तो रहा था कि कल कराची के लिए रवाना हो जाएगा। वैसे यहाँ उसका काम अभी ख़त्म नहीं हुआ, पर कह रहा था बाद में आकर निपटा लूँगा। अभी तो उसे तुझे तेरे माँ बाप से मिलाने की जल्दी है। मैं कैसे जा सकता हूँ मौलवी साहब? उसकी आवाज़ में तजब्जुब था। वो उसकी तरफ देख कर बोले, क्यों, तेरा माँ बाप से मिलने को दिल नहीं कर रहा? हाँ लेकिन बात अधूरी छोड़कर वो कमरे के बंद दरवाजे को देखने लगा, जिसके पार मुलानी जी बच्चे को साथ लिए हुए कमरे में थी। पता नहीं वो भी सोई थी या उन दोनों की तरह जाग रही थी। मौलवी साहब ने उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा, फिर जैसे उसकी उलझन को पाके, तू हाजरा की परवाह मत कर, तेरी सगी माँ ने तेरे बगैर 10 साल काटे, ये भी गुजारा कर लेगी। पर मौलवी साहब, चल रहने दे अब्दुल्ला, मुझे पता है तू नफलों का भूखा है, पहले फ़र्ज पूरे कर ले, नफलों की बारी तो बाद में आएगी। वो उसकी बात काट कर बोले तो वजदान ने धीरे से कहा, मेरा नाम वजदान मुस्तफ़ा है मौलवी साहब।
اور میں عبدالخالق ہوں۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے، پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگے، خیر ہو وکیل صاحب، 10 سال بعد تعارف کا خیال آیا ہے؟ پھر یکدم سنجیدہ ہوگے۔ چلو آیا تو صحیح، کرم ہے مالک کا، جس نے آج تک تیرے لیے راستہ بنایا ہے وہ آگے بھی راہیں کھولے گا، تو بس دیکھتا جا۔ پھر آسمان پر نظر ڈالی، چل اٹھ وجدان مصطفیٰ، تہجد کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد منیر حسن اور آفاق بھی مسجد میں بیٹھے وجدان کی تلاوت سن رہے تھے۔ تلاوت ختم ہوئی، مولوی عبدالخالق مسجد میں موجود لوگوں سے منیر حسن اور آفاق کا تعارف کرانے لگے۔ اس کے بعد جب انہوں نے وجدان کا تعارف کرایا تو سب کے سب حیرت میں پڑ گئے۔ انہوں نے تو عبداللہ کو اپنا حصہ مان لیا تھا، آج اس کی اپنوں میں واپسی تھی، خوشی اور غم کی ملی جلی سی کیفیت۔ ان کے مسجد میں بیٹھے بیٹھے ہی یہ خبر گاؤں میں پھیل گئی، لوگ تصدیق کے لیے مسجد میں آنے لگے۔ وہ لوگ وہاں سے اٹھ کر گھر آئے تو یہاں بھی عورتیں جمع تھیں۔ عبداللہ تو جانا پہچانا تھا پر وجدان اجنبی تھا۔ سب عورتیں اس اجنبی کے بارے میں سوال کر رہی تھیں۔ مولوی صاحب کی ہدایت پر ملیحہ کا نام لیے بغیر مولانی جی نپے تلے جواب دیتی جا رہی تھی، اور پاس کھڑا 9 سال کا بچہ ان معلومات کو تیزی سے دماغ میں فیڈ کرتا جا رہا تھا۔ ان معلومات میں سب سے جان لیوا خبر تھی، آج عبداللہ اپنے گھر چلا جائے گا۔ اس خبر نے بچے کو سہما دیا۔ وجدان کو اندر آتے دیکھ کر وہ بھاگتا ہوا اس سے لپٹ گیا، پھر معصومیت سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وجدان کو اس کی یہ ادا بہت پسند تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو بچہ سہمی ہوئی آواز میں بولا، ابو مولانی جی کہہ رہے ہیں آپ چلے جائیں گے؟ اس کے بالوں میں گردش کرتی وجدان کی انگلیاں ساکت ہو گئیں۔ اسے چپ دیکھ کر بچے نے پھر سوال کیا، بتائیں نا ابو، آپ مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ وجدان گھٹنا زمین پر ٹکا کر اس کے مقابل بیٹھا، پھر اپنے ساتھ لگا کر اس کے گال چومتے ہوئے بولا، میں کبھی تمہیں خود سے الگ نہیں کروں گا۔ اس ایک جملے نے بچے کو پرسکون کر دیا اور اس نے اپنی باہیں وجدان کے گلے میں ڈال دی۔ وجدان کو شرارت سوچی، اس نے ایک دم سے بچے کو گدگدایا تو وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ مولوی صاحب ہنس کر بولے، دیکھ رہے ہیں منیر حسن، باپ کون سا کم ہے، پر بیٹا تو باپ سے بھی 4 ہاتھ آگے ہے۔ پھر ان دونوں کی طرف آئے اور بچے کو ہاتھ پکڑ کر وجدان کے حلقے سے نکال کر اپنے سامنے کیا اور بولے، بھلا یہ کوئی پوچھنے کی بات تھی جو تم نے پوچھی ہے؟ بچے تو ماں باپ کے ساتھ ہی رہتے ہیں، اب جہاں تمہارے ابو جائیں گے تم بھی وہیں جاؤ گے۔ کیا کہہ رہے ہیں مولوی صاحب؟ مولانی جی تڑپ اٹھی۔ عبداللہ کے تو وارث آئے ہیں، ان کو کیسے انکار کریں، حق بنتا ہے، پر اسے کیوں مجھ سے دور کر رہے ہیں؟ مولوی صاحب نے بیٹھے بیٹھے گردن موڑ کر انہیں دیکھا، پھر وجدان کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر کے بولے، اس کا وارث یہ بیٹھا ہے، حق بنتا ہے اس کا، اگر انکار کر سکتی ہے تو کر دے۔ اور مولانی جی نے بے ساختہ روتے ہوئے چادر کا پلو منہ پر رکھ کر چہرہ چھپا لیا۔ آفاق نے اپنے پاپا کی طرف دیکھا، پھر دونوں وجدان کو دیکھنے لگے جو سر جھکا کر کھڑا بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا۔ مولوی صاحب ایک نظر اس کے بے چین چہرے پر ڈال کر بولے، تجھے پتہ ہے عبداللہ تیرے گھر میں کیوں ہے؟ مولانی جی سے پوچھ کر وہ خود ہی کہنے لگے، کیونکہ میرے آنگن میں اس کے نام کا تعویذ گڑا ہے اور یہ ہے اس کا تعویذ۔ انہوں نے بچے کے شانے پر ہاتھ رکھا، یہ نہیں گیا تو عبداللہ نہیں جائے گا، اس کا جانا ضروری ہے ہاجرہ، اس کے جانے میں رکاوٹ نہ ڈال۔ ماں باپ کی آنکھیں ترس گئی ہوں گی، 10 سال کم نہیں ہوتے، میرا آنگن خالی ہو جائے گا مولوی صاحب، وہ ستی ہوئی آواز میں بولی۔ تجھے پتا تو تھا جس نے دیے ہیں وہ لینے پر بھی قادر ہے، پھر دل کیوں لگایا ہاجرہ؟ ان کی آزردگی بتا رہی تھی کہ دل تو وہ بھی لگا چکے تھے۔ وہ اٹھ کر وجدان کے پاس آئے۔ پہلے لگتا تھا اسے اس کی ماں اپنے لیے پیدا کر کے چھوڑ گی، پر اب یقین ہو چلا ہے اس کی ماں نے اسے پیدا ہی تیرے لیے کیا تھا۔ سونے رب کا یہی کھیل ہے، بندہ بندے سے جڑا ہے، اس لیے تقدیریں بدل دیتا ہے۔ اب اگر اس کی تقدیر ہی تیرے کھاتے میں لکھی ہے تو کوئی کیا روکے؟ جا اسے بھی اپنے ساتھ لے جا۔ شکریہ مولوی صاحب۔ کل سے جو بے چینی اس میں پھیلی تھی وہ ایک دم سے ختم ہوگی۔ اب وہ پرسکون نظر آ رہا تھا۔ پھر اس نے جا کر پیچھے سے مولانی جی کے کندھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ دل چھوٹا کیوں کرتی ہے مولانی جی، میں کوئی ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں، میں آپ سے ملنے آیا کروں گا۔ مولانی جی نے اس کی طرف آنسو بھری آنکھوں سے دیکھا اور گلوگیر آواز میں کہا، جلدی جلدی آنا عبداللہ، تیرے بغیر جی اداس رہے گا۔ اب یہ سب چھوڑ اور جلدی جا کر ہانڈی روٹی کھا کر دوپہر کے کھانے کے بعد چودھری صاحب کی گاڑی آ جائے گی انہیں لاہور لے جانے، وہاں سے کل صبح انہیں کراچی کی فلائٹ پکڑنی ہے۔ وہ ان کا دھیان بٹانے کے لیے تیز تیز بولتے لگے۔ کمرے میں آ کر اس نے بیگ الماری پر سے اتار کر بستر پر رکھا، پھر الماری میں سے اپنے اور اپنے بیٹے کے کپڑے نکال کر پیک کرنے لگا۔ منیر حسن اور آفاق دوپہر کے کھانے پر چودھری نواز کی حویلی میں مدعو تھے۔ کھانے کے بعد وہ دونوں رخصت لے کر چل پڑے۔ آفاق نے کل والی جگہ پر ہی جیپ رکوا لی اور باقی کا راستہ پیدل طے کر کے باپ بیٹے مولوی صاحب کے گھر پہنچے تو وہاں میلہ لگا ہوا تھا۔ سب گھر والے وجدان کو اللہ حافظ کہنے دروازے پر جمع تھے۔
सब से फर्दन फर्दन मिलते वजदान ने उन दोनों को आते देखा तो बाकी सबको छोड़कर मौलवी साहब के गले लग गया। फिर अलग होकर कहने लगा, मैं उन लोगों में से था जिनका ईमान मशरूत होता है, जब तक दुआएं कबूल होती रहती हैं, अल्लाह की हम्दो सना करते रहते हैं। पर जहां अपनी मर्जी में 19-20 का फर्क आया, अल्लाह पर से यकीन ही उठ गया। मानते हैं वो कादरे मतलिक है, पर उसकी कुदरत को अपनी ख्वाहिश के ताबे भी करना चाहते हैं कि वो वही करे जो हमारी मर्जी है। अगर ऐसा ना हो तो झगड़ने लगते हैं, जैसे नाउज़ुबिल्लाह वो हमारी मर्जी का पाबंद है और हमारी मंशा से हटकर उसने कोताही की है। अल्लाह पर एतराज़ उठाना कुफर की निशानी, और वो बदनसीब लोग कुफर की पस्तियों में उतरते चले जाते हैं, मगर बेखबरी ऐसी के सर उठाकर फ़ख्र से कहते हैं, हम साहिब ईमान हैं। मैं कुफर के गड़े में गर्दन तक धंस चुका था और करीब था कि वो मेरे दिल पर कुफर की मोहर लगा दे, लेकिन आपने हाथ पकड़कर मुझे उन पस्तियों से निकाल लिया। मौलवी साहब यूं मुस्कुराए जैसे किसी बच्चे ने नादानी की बात कह दी हो। ओह झलिया, किसी दिल में ईमान की रोशनी किसी के डाले से नहीं डलती। ये मौजज़ा तो अल्लाह के हुक्म से होता है। जब उसने ही तेरी आखिरत संवारने का बेड़ा उठा लिया तो फिर तू कौन होता है अपनी आकबत ख़राब करने वाला। कभी कभी दिल करता है तुझसे हसद करूं। ऐसा क्या है तुझमें जो उसने तेरे दिल में अपनी लौ को बुझने नहीं दिया। मैं बस उसका बंदा हूँ मौलवी साहब, और अपने बंदों पर एहसान करना उसकी आम आदत है। उसके एहसान तो कोई भी नहीं चुका सकता, पर आपके एहसान भी मुझ पर कम नहीं। आपके पास खाली हाथ आया था, मगर जाते में मेरा दामन भरा हुआ है। पुख्ता ईमान, कामिल ईमान और सब्र से, इस्तकामत से, ये सब मैंने आपसे सीखा है। आपका एहसान कैसे चुकाऊं मौलवी साहब। जो कुछ भी यहाँ से सीखा उसे उम्र भर याद रखना और अमल भी करना, एहसान उतर जाएगा। मौलवी साहब बड़ी मतानत से एहसान उतारने का तरीका बता रहे थे, फिर उसका शाना थपथपा कर बोले, अल्लाह हाफिज़। और वो अल्लाह हाफिज़ कहता दोबारा उनके गले से लग गया। फिर उनसे मिलकर मुलानी जी के पास आया, जो बच्चे को साथ लगाए खड़ी थी। अल्लाह हाफिज़ मुलानी जी। मुलानी जी को बाजू में लेकर उसने कहा, फिर अपना सर उनके आगे झुका दिया। वो वजदान के सर पर हाथ फेर कर बोसा देकर बोली, अल्लाह के सुपुर्द। चलो वजदान, देर हो रही है। आफाक उसके पास आकर बोला, मैं बस बैग लेकर आता हूँ। वो सर हिला कर कहता दरवाजे से अंदर सहन में आ गया। उसने कंधे से लगाने के लिए बैग का स्ट्रिप हाथ में पकड़ा ही था कि किसी ने बैग पर हाथ का दबाव डालकर उसे रोक दिया। उसने पलटकर उस नाजुक हाथ को देखा, फिर सर उठाकर सामने देखते ही उसके अंदर हलचल मच गई। मलिहा दोनों पांव ऊपर रखे चारपाई पर बैठी थी और उसने अपने दायां हाथ बढ़ाकर बैग पर रखा हुआ था। उसको उसकी आंखों की गहरी झीलों में तगयानी थी। उसके चेहरे पर एक खौफ सा था और गदास होंठों की कपकपाहट उसकी जुबान से वजदान को रुक जाने के लिए कह रही थी। वो यकीनन बेबसी की इंतहा होती होगी जहां एक उसकी आंखें डुबडुबा जाए। वजदान स्ट्रिप वाला हाथ नीचे गिराता चारपाई पर बैठ गया। मैं आप मैं क्या आपको भूल जाता हूँ जो बार बार याद दिलाने चली आती है। कैसे यकीन दिलाऊं कि आप यहाँ हैं। चाहूँ तो भी मरते दम तक आपको भुला नहीं सकता। कहते कहते उसने अपने दिल पर हाथ रख दिया। वो सरगोशियों में कहा, कौन जाने जिंदगी का मौत से कितना फासला है, पर आपका यूं आना जाना मुझे मरने से पहले 1000 बार मारेगा। अल्लाह के लिए मुझ पर रहम करे। जब तक सांसें हैं तब तक तो जी लेने दें। ये इल्तजा गिरा गुजरेगी। मलिहा की आंखों से टिप टिप आंसू बहने लगे। वजदान में उस मंजर को देखने की ताब नहीं थी। धीरे से बोला, मुझे इजाज़त दीजिए। मलिहा ने सख्ती से पलकों को बंद किया और सारे आंसू एक साथ गिरा दिए। फिर धीरे से अपना हाथ समेट कर उठा लिया। आज शायद मलिहा को सचमुच वजदान पर रहम आ गया था। वजदान ने बेयकीनी से उसे देखा, जो चेहरे को ज़रा सा मोड़े यूं दूसरी तरफ देख रही थी, जैसे उसका जाना देखा ना जाएगा। वजदान का उसके पास से उठने को दिल नहीं चाह रहा था। जानता था उसका जाना मलिहा से सहा नहीं जाएगा। लम्हा लम्हा किसी को खुद से दूर होते देखना आसान नहीं होता, और ये मुश्किल काम हमेशा वजदान ने किया था। मलिहा को बस एक बार उसे खुद से दूर जाते देखना पड़ा था, और उस दिन वजदान के जाने से मलिहा की जान चली गई थी, मगर जाना मजबूरी थी। वजदान ने नज़र चुरा के स्ट्रिप कंधे पर रखा और आहिस्तगी से उठ गया। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने बेख्तियार पलट कर देखा। वो जा चुकी थी। वजदान को शिकायत सी होने लगी, खुद से मेरा जाना देखा नहीं जाता और मुझे बार बार इस इम्तिहान में डालती हैं। फिर वो मुड़ा और दरवाजे से निकल गया। आफाक को मौलवी साहब की बात पर यकीन नहीं आया था, पर जो अपनी आंखों से देखा उसे कैसे झुठलाता। वो दम बखुद सा वजदान की तकलीफ में घर से बाहर आ गया।